दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आजकल देख ही रहे हैं कि मानसून और शेयर बाज़ार सूचकांक दोनों बहुत मेहरबान हैं और इस रिमझिम फुहार में शेयर बाज़ार की में भी हरियाली छाई हुई है। प्रकृति में तो हरियाली है ही, तो फीड ले रहा है वो। क्या इसके कारण हैं और किस तरह से निवेशकों को अपनी रणनीति तैयार करना चाहिए? शेयर बाज़ार किस तरह से अपने ऑल टाइम हाइक पर है, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं श्री ओपी बुधोलिया जी। नमस्कार दोस्तों। बुधोलिया जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप रिटायर्ड एजीएम हैं, बैंकर हैं। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रोहन चाहंदे जी। नमस्कार। रोहन जी, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप भी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। तो आपको फ़ोन नंबर्स बता देते हैं। 266004 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है। और भोपाल के बाहर के जो हमारे दर्शक हैं वो यहाँ का STD कोड 0755 लगाकर 266004 नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-233-0040। बैंकिंग और निवेश किस तरह से ये हमारे आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं, हमारी आर्थिक उन्नति के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं और सेवाएं देते हैं, इस विषय पर आप भी तैयार हो जाइए फ़ोन लगाने के लिए। अगर आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, कोई समाधान चाहते हैं, सीधे हमारे बताए गए नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं। बुधोलिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। स्वागत है। मौसम का मिजाज और शेयर बाज़ार का मिजाज दोनों सकारात्मक हैं। इधर निवेशकों की हरियाली सब देख ही रहे हैं और मानसून जो कि कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है और मानसून को कृषि का जो है मानसून का जुआ कहा जाता है, तो उधर भी सकारात्मकता है। किस तरह से ये आर्थिक विकास की आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे लिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। मैं आगे कुछ कहूँ इसके पहले समस्त दर्शक साथियों को इंजीनियर्स डे की बधाई देना चाहूँगा। परोक्ष रूप से तो इस कार्यक्रम से संबंधित नहीं है ये, लेकिन अपरोक्ष रूप से इंजीनियरिंग एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा देश का औद्योगिक विकास होता है। और जब विकास होता है तो निवेश की हमारे पास कैपेसिटी डेवलप होती है, और जब कैपेसिटी डेवलप होती है तो हम निवेश भी कर सकते हैं। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। मानसून और अभी इस वक्त का जो स्टॉक मार्केट है, सेंसेक्स है। देखिए, मानसून आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे देश का किसान, हमारा देश जो है एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी अगर मूल रूप से देखा जाए तो एग्री इकोनॉमी है। और चूंकि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, उन्नतशील देश है, तो उन्नतशील देश में निवेश की संभावनाएं अनंत रहती हैं। और इस अनंत संभावनाओं को देखते हुए निवेश आपको सदैव एक अच्छा रिटर्न देगा। पर इसके साथ ही एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, जो आपका एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, वो ये कि अगर आप निवेश करते हैं प्रगतिशील देश में, हमारे देश में, तो इस निवेश से आपके देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, हमारा देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है और हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ जाते हैं। बिल्कुल, जन जन का विकास, देश का विकास। अगर हमारी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो निश्चित रूप से समाज की होती है, शहर की होती है, राज्य की और देश की भी होती है। एक नई छवि बनती है। बिल्कुल सही। रोहन जी, आप पर आते हैं। शेयर बाज़ार डे बाई डे एक नया इतिहास रचता जा रहा है और अभी तो सर्वकालिक ऊंचाई पर है, ऑल टाइम हाई पीक पर जो है सेंसेक्स और निफ्टी 50 सारी। अब देखिए आप किस तरह से है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्या ऐसी सकारात्मकताएं आई हैं हमारे बाज़ार के लिए जो इस तरह से ये यहाँ ऊंचाई दिख रही है? धन्यवाद। आपका सवाल जो है वो काफ़ी आम जनता में भी फेमस है और काफ़ी आम जनता भी इस चीज़ के बारे में सोचती है कि ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में या शेयर मार्केट में कि जिसके कारण मार्केट बहुत ऊपरी लेवल पे जा रहा है। देखिए, ऐसा होता है कि पिछले कई सालों से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सरकार की पॉलिसीज़। जी, सरकार की पॉलिसीज़ काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सकारात्मक है और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में चल रहे हैं और उसका धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसका इनडायरेक्टली बेनिफिट जो होता है वो कारपोरेट्स को होता है, कंपनीज़ को होता है। और अगर कंपनीज़ को बेनिफिट होता है तो साथों साथ में उसका रिफ्लेक्शन आपको उनके स्टॉक प्राइस में भी दिखता है। तो ये एक चीज़ तो है ही है। साथों साथ में आने वाले दिनों में इसका स्टॉक मार्केट का अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है
काफ़ी अवेयरनेस बढ़ने के कारण ऐसा हो गया है कि आप अगर नंबर ऑफ़ डीमैट अकाउंट देखेंगे तो काफ़ी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। आज एक 25 साल से वर्ग से लेके तो एक 55 साल तक का व्यक्ति भी आज डीमैट अकाउंट को एक्सेस कर रहा है और उसके ऊपर में काम कर रहा है। तो जब रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें सेंसेक्स में और निफ्टी में आपको बाय सेल की चीज़ें बढ़ती है। ये रीज़न के कारण आपको एक काफ़ी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, भरोसे में ही वृद्धि नज़र आती है, है। आत्मविश्वास जी, जब बढ़ता है। बराबर से। बुदौलिया जी, जब भी आर्थिक आदान प्रदान की बात होती है तो सालों से, हमारी पीढ़ियों से कहना चाहिए, बैंक की तरफ ही व्यक्ति जाता है। बैंक किस तरह से आर्थिक जागरूकता और आर्थिक समृद्धि के लिए एक आम जनता के सहायक होते हैं? आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन दिया है। वर्षों से बैंक की तरफ व्यक्ति जाता है, उसका कारण सिंपल ये है, साधारण सा है कि बैंक के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बनी हुई है, आज भी बनी है और आगे भी बनी रहेगी। उसका मूल कारण ये है कि यहाँ पे जो भी पैसा है वो बैंक आपको जो पैसा देता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिट करते हैं कि हम ये ब्याज देंगे आपको, उतना वो देते हैं। तो इस कारण से लोगों की विश्वसनीयता बनी हुई है। अब आती है बात कि बैंक किस तरह से जनसाधारण के बीच में पहुंच सकता है। बैंक कई एक रीचिंग द आउटरीच एक कार्यक्रम बैंकों के द्वारा किया गया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी बैंकिंग सुविधाएं होना चाहिए। और इस सिलसिले में बैंकों ने हर एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपने अपने क्षेत्र हैं वहाँ पे एक फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं, जिनका काम है कि प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना, और अगर वो कोई ऋण सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की बैंक से सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस सुविधा को वो दिलवाने में सहायक रहते हैं। बुदौलिया जी, माफ़ी चाहेंगे, आपकी बात जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, पहले हम कॉलर से बात करते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी नंद स्वरूप जी, नमस्कार सर, मंगल जी। नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जैसे हमारा बचपना आता है, फिर जवानी आता है, बुढ़ापा आता है, फिर हमारा अंत हो जाता है, तो ऐसी दशा में हमें किस उम्र में निवेश करना चाहिए और निवेश की हमारी सुरक्षा कैसे हो और निवेश की हमारा जीवन की रक्षा कैसे हो? हाँ बुदौलिया मिश्रा जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि आपको जब आप बच्चे थे तब आपको माता पिता आपके कुछ पॉकेट मनी भी देते होंगे, अवश्य दी जाती है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कुछ खा सकें या कुछ ज़रूरत पड़ सके इमरजेंसी में, तो उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो आपका ये प्रश्न है कि किस समय हम निवेश करना शुरू करें, तो मेरा ये कहना है कि निवेश की अगर आपको आदत डालना है, तब आप जब आपको पॉकेट मनी मिलती है बच्चों को, उसी वक्त से उनको निवेश करना या बचत करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि निवेश बचत का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। बचत पहले आती है, बचत में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ नहीं देखते हैं, जब आप उसके रिटर्न की तरफ देखते हैं तब आप जाते हैं निवेश की तरफ। तो आप जब पॉकेट मनी मिलती है, उस अगर 5 रुपये की पॉकेट मनी मिलती है तो रोज़ अगर आप उसमें से 2 रुपये बचाएंगे तो आप में बचत की भी आदत बन जाएगी। साथ ही साथ जब बचत ज़्यादा होगी तो उसको आप निवेश में अपने आप डालना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही है। रोहन जी, गुल्लक के स्वभाव को डीमेट अकाउंट तक ले जाना है। यस। यही कि बचपन में है ना, बिल्कुल जो सही गुल्लक कहा। में वही गुल्लक है। सिक्के डालते सिक्के हैं डालना। और कहते हैं बूंद बूंद से घट भरता है, तो एक एक बराबर। पाई पाई से एक बहुत बड़ा एक रिटर्न आपको मिलता है आर्थिक रूप से। तो गुल्लक से डीमेट तक आने के लिए युवाओं को खासकर हम बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोच विकसित करना पड़ेगी, क्योंकि आजकल युवाओं का जो दायरा है, जो उनकी सोच है, जो उनके जाने का रास्ता है, वो लग्जरी लाइफ की तरफ है, महंगे महंगे गैजेट्स और ये सब उपयोग करते हैं। Yes। तो इसके लिए डिज़र्व कैसे किया जाए? देखिए, वैसे तो आज भारत हम लोग डिजिटल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल। और डिजिटल काफ़ी तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड के अक्रॉस देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग में यूपीआई के ट्रांजैक्शंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग डिजिटल की तरफ जा रहे हैं और नया युवक जो है वो डीमैट की तरफ उसी के कारण बढ़ते जा रहा है। तो इसमें हम लोग युवक को यही बताएंगे कि आपकी जो हैबिट्स है उसको आपको बहुत कंट्रोल में रखना होगा। आपको आज एक चीज़ दिखी और आज ही उस चीज़ को परचेज़ करना है, इसको आपको कैसे तो भी डिले कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी सेविंग हैबिट्स बढ़ सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है सेविंग्स, और वो सेविंग्स के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को डिले करना पड़ेगा। जैसे हमने आज एक फ़ोन देखा कि अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो कल एक एप्पल 15 का फ़ोन लॉन्च हो गया है और लॉन्च हुए बराबर एप्पल की दुकान के बाहर लाइन लग गई है।
आज जो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डे बाई डे बढ़ते जाती जा रही है। बुदोलिया जी, आपके पास जीवन का और प्रशासनिक कार्यों का काफ़ी लंबा अनुभव है, तो हम आपके अनुभव का लाभ दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि युवा भारत, जिसकी एक पूरे विश्व में एक छवि निर्मित हुई है, तो युवा भारत को आप क्या इस तरह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं कि हमारे युवा जो हैं वो किस सही डायरेक्शन से कैसे मार्गदर्शन ले? बिल्कुल ठीक है, राजन जी ने, डॉक्टर साहब ने सही कहा। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि समय के साथ हर चीज़ की परिभाषा बदलती है, और जब परिभाषा बदलती है तो हमारी सोच, हमारी साइकोलॉजी, हमारी मानसिकता बदल जाती है। एक्चुअली अगर देखा जाए वास्तव में, अगर हमें आपको कोई सेविंग्स करना है तो सबसे पहले 50, 30 और 20 के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करिए, उसको बनाइए। 50 मतलब आप रोज़ के जो खर्चे हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस हैं। 30 मतलब ये जो आपके आकस्मिक खर्चे होते हैं, जो अचानक आ जाते हैं। और 20 वो मतलब आप जो अपने लॉन्ग टर्म के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन, शादी के लिए बचाना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय के साथ सोच बदल गई। अब सोच यूँ हो गई कि 70 हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, गजट देखा और टेम्पटेशन आ गया, वैल्यू फॉर मनी की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर हमको 1 लाख का एक मोबाइल फ़ोन और एक 50,000 का मोबाइल फ़ोन, दोनों एक सी सेवाएं दे रही हैं, फ़र्क इतना है कि 1 लाख में 3 कैमरे लगे हुए हैं और 50,000 वाले में 1 कैमरा लगा है। तो क्या एक साथ आप 3 फ़ोटो खींचेंगे? ये सोचने की बात है। तो वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट आ गया 70, 20 और 10 का, 70 तो हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, 20 हम लोन रिपेमेंट पे जा रहे हैं। आज 1 लाख का अगर हमें मोबाइल लेना है तो हम शायद लोन लेके ख़रीदना चाह रहे हैं, जो कि हमको 20% हमारा उस तरफ जाता है और 10% हमारे रिक्रिएशन, हमारे फ़न, हमारे घूमने फिरने के ऊपर खर्च होता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये 70, 30, 20 और 10 में किसी भी प्रकार की कोई बचत और निवेश की संभावनाएं नहीं रहती। बिल्कुल सही है। जो फिगर आपने बताई 70, 20 और 50, ये है, फिगर वही है बट हेड बदल गई है उनकी जो मद है वो बदल गई है। कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार जी सिवनी से। हेलो जी मनोज जी। हेलो 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 जी, सवाल कीजिए। हेलो मनोज जी, आप सवाल कर सकते हैं, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। जी सर, मैं लखनऊ सिवनी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। स्वागत है आपका नाम निश्चित मनोज कुमार साहू सर। जी। सर मेरा सवाल है सर। जी सर मैं एक गवर्नमेंट शिक्षक हूँ जी। और वैसे कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है बंद कर रखी है जी जी। और उसकी जगह एनपीएस चालू कर दी है। हाँ सर। तो मैं चाहता हूँ सर अपने पेमेंट को सर ऐसी जगह निवेश करना चाहता हूँ सर, ताकि जो है बुढ़ापा में काम आए सर। तो उसके लिए कुछ ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल हम समझ गए हैं। जो सीनियर सिटीजन के लिए, जैसे अभी हम यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, और आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा पैकेज उनको मिलता है, लेकिन वो भविष्य के लिए पेंशन का वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अभी से आप दोनों ही क्या ऐसी स्कीम बताना चाहेंगे कि अभी से वो सेविंग करें तो पेंशन के रूप में एक अच्छी राशि ले सके? मनोज जी, आपने एनपीएस की जो बात की है वो अपने आप में एक सेविंग्स स्कीम है, निवेश की स्कीम है। इसके साथ ही साथ एक म्यूचुअल फंड, जिसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहा जाता है, SIP, एक फिक्स्ड रकम आप प्रति माह 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, जो अभी आपकी क्षमता है, जो आपके ज़रूरत के खर्चों को पूरी करने के बाद आपके पास बचती है, उसको आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। उसमें रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि ये पैसा बाद में मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और इन्वेस्टमेंट रिटर्न अच्छे होने के कारण। इसके अलावा आप जो आपके अगर बिटिया है घर में कोई, तो उसके विवाह के लिए आप अभी से ही प्लानिंग कर सकते हैं। जो सुकन्या समृद्धि योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई गई है, वो आप उसमें इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रोहन जी, म्यूचुअल फंड अभी SIP का बुदोलिया जी ने जिक्र किया, और भी कई ऐसी इन्वेस्टमेंट हैं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म विजन के साथ, बराबर है। शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, और आगे चल के मतलब आफ्टर 50 मान लीजिए एक अच्छा रिटर्न मिल सके। क्या ऐसी स्कीम हो सकती हैं? इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं? देखिए सर, वैसे तो अगर इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स देखा जाए या इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट देखा जाए, तो हमारे पास में अलग अलग प्रकार के एसेट्स है। एसेट्स में आता है जैसे कि आपको एक शेयर मार्केट में आप शेयर में निवेश कर सकते हैं,
आप रियल इस्टेट में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 4-5 प्रकार के एसेट्स हैं जिसमें आपने निवेश करना चाहिए, जो कि आपको आने वाले दिनों में, अगर आपका होराइज़न 20 साल 25 साल का है, तो यहाँ पे आपको निवेश के कारण आपका एक रिटायरमेंट लाइफ और एक समृद्धि की तरफ आपका जीवन आगे जा सकता है। तो ऐसे तरीके से आपने अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करना चाहिए। जैसे सर ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो यंग युवा है वो 70, 20 और 30 के पीछे लगे हुए हैं, तो वैसे ही आपको भी ये डिसाइड आज ही करना है कि आपको कौन कौन एसेट में अभी से इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। तो मैंने फिर से आपको बताया कि गोल्ड एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको आप अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ले सकते हैं, ना कि फिज़िकल फॉर्म में लेना है। म्यूचुअल फंड आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले सकते हैं जिसमें बहुत कम से कम पैसा निवेश करके एक आप समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। तीसरा होता है कि आप एक रियल इस्टेट है जिसमें आपके अनुसार, आप अपने अनुसार एक जो भी आपको ज़मीन खरीदना है या फ्लैट खरीदना है उसमें एक निवेश करके रख सकते हैं। अच्छा, एसेट एलोकेशन का क्या महत्व होता है एक निवेशक के लिए? जी देखिए साहब, एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके कारण आपकी जो रिस्क होती है उसको आप डाइवर्सिफाई करते हैं। क्योंकि अगर हमने हमारे सभी चीज़ें अगर एक ही बास्केट में रख दिया और वो बास्केट अगर हमारी फेल हो गई, तो हमारे आगे के जो हमने सोच के रखा था, फ्यूचर प्लान करके रखा था, वो फ्यूचर प्लान आपके नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हम उसको एसेट एलोकेशन बोलते हैं, जिसमें अलग अलग बास्केट्स में आप अपना अपना इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे और उससे आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जिसमें आपको रिटर्न्स रीजनेबल आएंगे बट आपकी रिस्क भी मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो ये एसेट एलोकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है। और एसेट एलोकेशन को भी डिसाइड करते टाइम में कुछ 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने हमेशा मद्देनज़र रखना होता है। जैसे कि आपकी एज, जैसे कि अगर आपको अभी इक्विटी या शेयर मार्केट में निवेश करना है तो आपका एज का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी एज में ऐसा होता है कि जितनी आपकी करंट एज है उसको आप 100 से माइनस कर दीजिए। जैसे अगर आपकी आयु आपका वय अभी अगर 40 साल के है आप, और 100 से आप उसको माइनस कर देंगे तो 60% आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट में आप कर सकते हैं। बाकी का जो पैसा बचता है वो आप फिक्स डिपॉजिट्स या डेट फंड्स होते हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा फिर सेकंड पॉइंट होता है आपका टाइम होराइजन, कि आप ये कितने दिनों के लिए निवेश करना चाहते हैं। कोई 5 साल के लिए करना चाहता है, कोई 10 साल के लिए करना चाहता है, तो वो एक आपको एनालाइज करना है। तो उस हिसाब से आपको आपका एसेट एलोकेशन भी रखना है। तो ये 2 फैक्टर सर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। बुदोलिया जी, अभी पेंशन की बात चल रही थी, तो पेंशन शब्द आते ही बुज़ुर्गों की छवि सामने आ जाती है, क्योंकि पेंशन उसी अवस्था के लिए एक सहारा होता है। तो बैंक में भी कई ऐसी योजनाएं हैं, एफडी भी है जो आगे चल के आपको लाभ देती है, और अटल पेंशन योजनाएं हैं, जीवन ज्योति, कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं। ये इनका लाभ किस तरह से बैंकों के ज़रिए लिया जा सकता है? आपके बात को आगे कहने से पहले मैं इनकी बात में थोड़ा सा एक इनपुट ऐड करना चाहता हूँ। इन्होंने सही कहा कि आपको लॉन्ग टर्म करना है, मीडियम टर्म करना है, बट साथ ही साथ आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है कि आपकी ज़रूरत क्या है और वो ज़रूरत कब रहेगी। जो इन्होंने समय की बात की, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और अब आप जो बात कर रहे हैं अटल पेंशन और दूसरी योजनाओं की, देखिए अटल पेंशन योजना एक स्पेसिफिक कैटेगरी इनकम ग्रुप के लिए बनाई गई है। उस इनकम ग्रुप के लिए जो बैंक के फैसिलिटेटर्स हैं, जिनको आप बैंक मित्र भी कहते हैं या फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफिसर्स भी हैं, ये आपको बैंक में ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें आपका इंश्योरेंस कवर भी रहता है। इंश्योरेंस कवर साथ में रहता है ताकि कभी कुछ ऐसी दुर्घटना हो तो आपको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके ही अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम होती है, टैक्स सेविंग स्कीम्स भी हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और सीनियर सिटीजन्स अपने पैसे को बचा सकते हैं, बचाने के साथ साथ उसमें अच्छा रिटर्न ला सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जी, एफडी भी कुछ होती हैं, अलग अलग अवधि की होती हैं। जो एफडी जो हैं वो अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप बना सकते हैं। एफडी के अलावा जो अगर आप छोटे छोटे जो बूंद बूंद से सागर भरने वाली जो हम बात करते हैं, उसके लिए रिकरिंग डिपॉजिट सबसे अच्छी है। अगर एक सीनियर सिटीज़न को साल में एक बार हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ पेमेंट करना पड़ता है या कोई बड़ा पेमेंट करना पड़ता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि एक रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं कि 24,000 देना है साल के अंत में, तो 2,000 रुपये पर मंथ का रिकरिंग खोलेंगे तो वो मैं ब्याज के वो 26, 27, 28,000 मिल जाएगा और उनकी वो ज़रूरत के पूरी हो जाएगी और एकदम से उनके बजट पे कोई वज़न नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही है।
और आजकल हेल्थ का भी एक इशू आता है रोहन जी। जी। इन्वेस्टमेंट तो हम कर देते हैं वो, लेकिन शरीर के लिए स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट, जी। उसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? किस तरह से हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, टर्म इंश्योरेंस होते हैं, जी। उसका और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं? जी, बराबर है सर। देखिए सर, हेल्थ इज़ वेल्थ जो हम बोलते हैं, बिल्कुल। और वो सही में साबित भी होता है। जी हाँ। और आज के दिनों में नए युवकों को मेरा तो सलाह है कि आप टर्म प्लान और हेल्थ प्लान दोनों लेना इम्पॉर्टेंट है। टर्म प्लान इंश्योरेंस में होता है, जो कि आपको वन टाइम पैसा भरना होता है। उससे आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं होता है, बट एक बड़ा कॉर्पस मिलने का फ़ायदा होता है। इसमें जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूंगा कि आपका अगर 10 लाख का अगर आपका इनकम है, तो आपका टर्म प्लान अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ का होना चाहिए, ताकि कल जाके अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो आपकी फैमिली 1 CR लेके अगर उसका फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो उसका 6 से 7 लाख रुपए साल का आएगा, तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो कंटिन्यू रहेगा। सेकेंडली अगर आते हैं तो हेल्थ के ऊपर में, तो जैसे महंगाई दर बढ़ रही है वैसे मेडिकल इन्फ्लेशन भी एक काफ़ी ज़ोरों पे बढ़ रहा है। जो मेडिकल इन्फ्लेशन है ना, कि जैसे जो दवाई हमको पहले 5 रुपये में मिलती थी वो अभी 10 रुपये की हो गई है, तो वो चीज़ें भी बढ़ते जा रही है। और आपको अगर कोई हेल्थ इशू आता है तो इनडायरेक्टली वो आपकी सेविंग्स को हर्ट करता है। कल जाके अगर आपको खर्चा आएगा तो आपकी सेविंग्स से आपको पैसा देना होगा। अगर उसी सेविंग्स को अगर आपने इंश्योर्ड कर दिया थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपकी सेविंग बच जाती है, प्लस आपका जो परिवार है उसके ऊपर में उतना परेशानी नहीं आती है, क्योंकि फाइनेंशियल परेशानी एक अलग चीज़ होती है और हेल्थ की एक परेशानी अलग होती है। तो मेरा नए युवाओं को यही सजेशन है कि आप एक हेल्थ प्लान और एक टर्म प्लान जरूर लीजिए। जी बुदोलिया जी, हाँ आप कुछ बोलना कुछ चाह रहे नहीं, हैं? हेल्थ का जो प्रीमियम है वो एक खर्चा नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। और वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो वक्त आने पे आपको जितना प्रीमियम पे किया उससे 4 गुना आपकी बचत करा के जाता है। कुछ कह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल सही। जी। अब हम वहीं आते हैं कि बैंकों का स्वरूप समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी तो बदली है लेकिन बैंकों की सेवाओं का रूप भी बदलता जा रहा है। आज गांव-गांव तक, बल्कि अब तो कहना चाहिए घर घर तक बैंकों की पहुंच है। आपने अभी जिक्र किया बैंक मित्र। ये बैंक मित्र किस तरह से बनाए जाते हैं और क्या ये सेवाएं देते हैं और इनको कुछ उसका प्रतिफल भी मिलता है क्या? क्योंकि हमारे कई ग्रामीण युवा ऐसे हैं जिनको हो सकता है कुछ काम और अनुभव भी मिल जाए वहाँ से। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है ये। पहली बात तो ये कहूँगा कि बैंक का रूप जो बदला है केवल टेक्नोलॉजी के कारण बदला है, लेकिन बैंक की मूलभूत जो आधार सेवाएं हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एक चीज़। दूसरी चीज़, बैंकों का दायरा बढ़ा है। वो जो दायरा पहले शहर तक था, आज वो दायरा गांव के कोने कोने तक चला गया है। सुदूर पूर्व के गाँव में जो जहाँ व्यक्ति नहीं जा पाता वहाँ तक चला गया है। तो ये बताना चाहूँगा कि ये दायरा इसलिए गया है कि गवर्नमेंट चाहती है, प्रदेश सरकार चाहती है, देश की सरकार चाहती है कि देश का हर व्यक्ति बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके। अब लाभ उठाने के लिए बैंक में इतने रिक्रूटमेंट्स नहीं हैं कि व्यक्ति गांव की शाखा में रहने की जहां व्यवस्था नहीं होती है तो ज़्यादा स्टाफ दिया जाए। तो उस चीज़ की कमी को दूर करने के लिए बैंक मित्र या फैसिलिटेटर्स जो हैं, जिन्हें फैसिलिटेटर्स कहते हैं अंग्रेजी में, या कुछ लोगों को ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कियोस्क डेवलप किए जाते हैं कि वहाँ जाके ये बैंक गांव के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें। आपने मोबाइल बैंकिंग की भी बात सुनी होगी। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बैंक की शाखा खोलना भी संभव नहीं है, लेकिन मोबाइल बैंकिंग, एक गाड़ी के अंदर बैंक की सुविधाएं लेके वीक में 1 बार 2 बार बैंक्स जाते हैं। बिल्कुल। और बैंक मित्र बनने के लिए जो आपने बहुत अच्छी बात पूछी थी कि कैसे हमारे ग्रामीण भाई, हमारे ग्रामीण बच्चे बैंक मित्र बन सकते हैं, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिकुलेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जब भी बैंक्स के रीजनल ऑफिसेस या जोनल ऑफिसेस रिक्वायरमेंट निकालते हैं, उसकी वैकेंसीज डिक्लेयर करते हैं, तो आप उसमें आवेदन दीजिएगा। इंटरव्यू होगा, कुछ टेस्ट होते हैं, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, आपका स्किल टेस्ट होता है, अंग्रेजी का टेस्ट होता है, हिंदी का टेस्ट होता है, और उसके बाद उसको आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं श्री ओपी बुदोलिया जी और डॉक्टर रोहन चाहंदे जी। फ़ोन नंबर्स आपको एक बार और दोहरा देते हैं। 26600049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है। भोपाल का STD कोड है 0755। टोल फ्री नंबर है 180023334040। फ़ोन करने के लिए तैयार हो जाइए। बुदोलिया जी, हम बात कर रहे थे बैंक मित्र के बारे में। तो ये जो सेवाएं देते हैं,
इनको आर्थिक रूप से भी कुछ सहायता मिलती है? अवश्य, जब आप सेवाएं देंगे तो सेवाओं का फल तो मिलेगा ही। ये तो सीधी सी बात है। तो आप जब जो भी बैंक मित्र रहते हैं, बैंक्स उनको 15,000 25,000 लगभग 30,000 इतना रुपए प्रति माह अच्छा। दिया जाता है। टारगेट भी दिया जाता होगा? टारगेट तो अवश्य है। देखिए, काम तो पूरा करना है। जी। अगर हमारे क्षेत्र की पॉपुलेशन 50,000 है तो प्रत्येक व्यक्ति बैंक की सुविधा से जुड़ना आवश्यक है, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो। बिल्कुल। रोहन जी, सेंसेक्स सोच भी नहीं सकते 67,000 के ऊपर बराबर लगभग, जी, है ना। और हमारा जो निफ्टी है वो भी 20,000 के आंकड़े को पार पार कर कर दिया। है ना। एक टाइम था जब हम बहुत नीचे थे, जी। लेकिन ये जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और हरे निशान दिख रहे हैं बराबर। इन दोनों पर, जी। वो क्या संकेत दे रहे हैं कि इस समय इस करंट सिनेरियो को देखते हुए एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए? सर देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी के ग्रीन शूट्स हमको दिखना शुरुआत बिल्कुल, हो गई है। बिल्कुल। और ये ग्रीन शूट्स अभी तो सिर्फ शूट्स है, आने वाले दिनों में ये प्लांट बनेंगे और प्लांट बनने के बाद में ये ट्री में कन्वर्ट होने वाले हैं, जिसमें हम ये जर्नी में हम सभी सहभागी हैं। और ये सहभागी होकर हमारे जो आने वाले जनरेशन्स है उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। आज मार्केट जो है वो अभी इतने पीक लेवल पे है, तो हमारा ऐसा सजेशन होता है कि इसमें आप अपने पोर्टफोलियो को वापस से रिवाइज़ कीजिए। देखिए कि आपका जो टारगेट था वो टारगेट अगर अचीव हो गया है, तो अगर आपको लगता है कि टारगेट अचीव हो गया है, उससे आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो प्रॉफिट बुक करके हम अगर हमारे कोई लोन्स है, वो लोन को अगर आप कम कर सकते हैं तो आप वो लोन को कम करने की कोशिश कीजिए। जैसे सर ने अभी बताया कि टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रीमियम भरने के लिए हमको आरडी करना होता है या एसआईपी करना होता है। अगर आपका ये प्रॉफिट के कारण अगर आपका एक प्रीमियम कवर हो सकता होगा तो आप उसके बारे में भी सोचिए। इसके अलावा आज के आने वाले दिनों के लिए थोड़ा सा आपको अभी फिर से ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है, जिसमें डिमांड सप्लाई का फिर से आपको चीज़ें दिखेगी। आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, जिसमें हमारी कंट्री आने वाले दिनों में हमारे यहाँ इलेक्शन की तरफ जाने वाले हैं, तो इससे भी मार्केट में वोलेटिलिटी आती है। अगर आपको लग रहा है कि वो वोलेटिलिटी को हम सहन कर सकते हैं तो आप ये निवेश को कंटिन्यू कीजिए, और एल्स आप एक सर्टेन अमाउंट अपने आप को अगर लगता है तो आप एक छोटा सा अमाउंट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी। राजन जी ने जो बताया उस चीज़ को मैं कुछ इस तरह से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट नाम सुना होगा आपने। वॉरेन बफेट जी ने ये कहा था कि जब मार्केट डाउन होता है तो मार्केट के अंदर जाइए, मतलब इन्वेस्ट करिए, और जब मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करिए, जो कहा है, और धीरे से मार्केट के बाहर आ जाइए, ताकि आप वॉलेटिलिटी के कारण आपका नुकसान ना हो सके। जी। अच्छा, इसीलिए कई समझदार निवेशक जो हैं स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। जी। वो किस तरह से सपोर्ट करता है निवेशकों के लिए? स्टॉप लॉस होता क्या है, ये दर्शकों तक बताइए कि क्या लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या कब लगाना चाहिए? जी, देखिए, ये तो सिंपल कहना है कि एक गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है। बिल्कुल। गाड़ी में ब्रेक इसके लिए दिया जाता है ना कि आप एक्सीडेंट से बचे, ये इसके लिए दिया जाता है कि आप कॉन्फिडेंस से अपनी गाड़ी चला सकें। तो वैसे ही स्टॉप लॉस दिया गया है आपको कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि आप जिस तरह से निवेश कर रहे हैं सुरक्षा के साथ में है, समाधान आपके पास में है, और आप ये चीज़ को लेके स्टॉप लॉस का उपयोग कीजिए। काफ़ी निवेशक ऐसे होते हैं जो कि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उसके बाद में जो भी उनको गेन आता है और कोई रीज़न से, कोई इन्फॉर्मेशन आने से, कोई न्यूज़ आने से आपका प्रॉफिट जो होता है वो इरोड हो जाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो एटलीस्ट आपका प्रॉफिट इरोड नहीं होता और कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसी के लिए सर स्टॉप लॉस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टॉप लॉस जो लगाया जाता है, कुछ चीज़ उदाहरण के ज़रिए बता सकते हैं आप कि किस तरह से लगाना चाहिए और कब? जी, देखिए, जनरली रूल ऑफ थंब ऐसा बोलता है कि 10% लॉस अगर होता है आपको, तो आपने 10% के नीचे का स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलना चाहिए। जैसे कि आपने अगर 1 लाख रुपए का निवेश किया है तो आपने क्योंकि रिस्क तो 100% लिया है हमने, तो आपको एटलीस्ट ये रखना है कि एक 10% का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 90,000 रुपये पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो ऑर्डर आपका डिलीट हो जाएगा और 90,000 रुपये आपको वापस आ जाएंगे। तो आपका जो नुकसान होगा वो सिर्फ 10,000 का होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो नुकसान आपका 90,000 से घट के 80,000 70,000 पे भी आ सकता है। अगर इसका आपको एक अच्छा एग्जांपल देखेंगे तो कोविड का जब दरम्यान आया था 2019 में, और अचानक जब ये न्यूज़ आई थी तो अचानक मार्केट नीचे आ गया था और काफ़ी लोगों का जो पोर्टफोलियो था वो 100% से 50% पे आ गया था।
अगर स्टॉप लॉस लगाए होते तो शायद से उनका वो उतना प्रॉफिट इरोड नहीं होता था। बिल्कुल तो स्टॉप लॉस का ये बहुत बड़ा महत्व है सर। जी। बुधोलिया जी, बैंकों में जिस तरह से निवेश किया जाता है, हम लॉकर लेके गोल्ड भी रखते हैं, लेकिन आजकल बैंक गोल्ड सेल भी करते हैं। तो गोल्ड के किस फॉर्म में गोल्ड को लेना चाहिए, लेना भी चाहिए या नहीं, अभी मार्केट को देखते हुए, या शेयर मार्केट ही बेहतर है, या कुछ गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट किया जाए? देखिए, गोल्ड एक ऐसी धातु है, एक ऐसा असेट है जिसमें इन्वेस्टमेंट आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए, हमारी सुरक्षा को देखते हुए, आप गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में या सर्टिफिकेट फॉर्म में, जैसा अभी बताया था राजन जी ने, उस फॉर्म पे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट कमिट करती है कि जब भी आप इसको एनकैश करेंगे तो जो उस वक्त गोल्ड का रेट चल रहा है, मार्केट रेट है, उस रेट पे ही वो रिटर्न किया जाता है, सेफ़ है। लेकिन गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी, एक इसके साथ साथ एक ऐसी भी कमोडिटी है ये कि इसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न इमीडिएटली अच्छा नहीं मिल सकता। बस ये है कि ये कभी भी आप इसको एनकैश कर सकते हैं, तरलता बनी रहती है, और समय के साथ में इसकी क्योंकि गोल्ड रेट्स और स्टॉक मार्केट, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ साथ आगे नहीं बढ़ती हैं। अगर स्टॉक मार्केट आपका आगे बढ़ेगा तो गोल्ड नहीं बढ़ेगा, और गोल्ड आगे बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ेगा। और क्योंकि हम आजकल ग्लोबली लिंक्ड हैं, हम आइसोलेटेड हमारी इकोनॉमी नहीं है, तो बाहर के जो दूसरी करेंसीज़ के जो रेट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे भी गोल्ड का ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस हिसाब से गोल्ड अच्छा है, करिए, रखिए, लेकिन ज़्यादा रिटर्न के हिसाब से मत करिए। सुरक्षा के हिसाब से इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसको ETF फॉर्म में कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं, सर्टिफिकेट फॉर्म में कर सकते हैं। रोहन जी, समय कभी किसी का एक साथ नहीं रहता है। आज मान लीजिए जो एनर्जी है, जिसके पास फुल एनर्जी है, फिजिकली मेंटली सारे सक्षम हैं, तो जितना वो अर्न कर सकता है करना चाहिए जी। और उसको फिर उसका रिटर्न आगे चल के किस तरह से सिस्टमेटिकली आए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की, जी। SWP जिसे कहते हैं। जी। SWP का फ़ायदा किस तरह से उठाया जा सकता है और कब से उठाना चाहिए, कितने साल तक उसमें इन्वेस्टमेंट करें, फिर हम SWP चालू करें? बराबर है सर। सर, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और ये काफ़ी महत्व है रिटायरमेंट प्लानिंग को लेते हुए। बिल्कुल। इसमें आप अगर आज वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आपने 20 साल के लिए एक निवेश किया है, और आपने एक 10 लाख रुपए का निवेश किया था, आज से 20 साल के बाद में वो निवेश की वैल्यू हो गई है 2 करोड़ रुपए। अब 2 करोड़ रुपए हो गई है, आपकी उम्र हो गई है 60 साल। अभी आपको ये तय करना है कि 60वें साल के बाद में आपको पेंशन आ रही है तो वो कितनी अमाउंट की आ रही है, और अगर पेंशन कम आ रही है तो हमारे पास में गैप कितना है पेंशन का और खर्चे के बीच में। तो जनरली हमारा रूल ऐसा होता है कि 7% का आपने विड्रॉल करना चाहिए ईयर ऑन ईयर। अगर आपका 1 करोड़ रुपए का अगर आपका पोर्टफोलियो बना है म्यूचुअल फंड में, तो आप SWP 7% की लगा सकते हैं मंथ ऑन मंथ के हिसाब से, जिससे आपको एक सर्टन अमाउंट आते रहेगा। साथों साथ में मार्केट भी ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने 7% विड्रॉ कर लिया, तो अगर विड्रॉ कर लिया है तो 10% अगर मार्केट बढ़ गया तो आपका जो कैपिटल था वो वापस इंटैक्ट हो जाता है। तो 55 साल 60 साल के बाद में अपने SWP का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मद्देनज़र रखते हुए आपके पास में पेंशन की क्या सुविधा है और आपके खर्चे की क्या सुविधा है। अगर खर्चे और पेंशन के या जो भी आपके पास सर्टन अमाउंट फिक्स अमाउंट आ रहा है उसका जो गैप है, आप उससे भी SWP डिसाइड कर सकते हैं। जी जी। बुधोलिया जी, आर्थिक आदान प्रदान जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, कागज़ और लिखापढ़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, आगे चल के प्रॉब्लम्स ना आए। बैंक में जिस तरह से हम खाते खोलते हैं उसमें नॉमिनेशन के लिए क्या भूमिका होती है और नॉमिनी कितना ज़रूरी होता है भविष्य की समस्या के समाधान के लिए? किसी भी चीज़ की रिकॉर्डिंग जो होती है वो सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि आगे किसी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहे, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। नॉमिनेशन एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है, और ये कहा जाता है, और हम लोग बैंकों में पहले लोगों को सलाह यही देते थे कि आप जो भी अकाउंट खोलते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि बैंक के इन्वेस्टमेंट की बात हो, इवन अगर आप ओपन मार्केट में म्यूचुअल फंड वगैरह में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो नॉमिनेशन ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि नॉमिनेशन इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में आप पैसा किसको देना चाहते हैं ये आपको मालूम है, और उसको जिसको चाहिए है उसको पैसा बगैर किसी कठिनाई के प्राप्त हो सकेगा। नॉर्मली हम अपने बच्चों का, पत्नी का
इनका नॉमिनेशन करते हैं ताकि हमारे बाद अगर हमें कुछ हो जाता है तो इनके आर्थिक जीवन में किसी भी प्रकार का भार ना पड़े। बिल्कुल सही है। और आपके धन का जो निकासी है उस संस्था सुगम से हो जाए, वो भी सुगम सुगम हो हो जाती है, वरना फिर काफ़ी फिर कोर्ट वगैरह सक्सेशन सर्टिफिकेट और बहुत बहुत सारी सारी फॉर्मेलिटीज उलझनें रहती होती हैं। हैं। जी हाँ, कोर्ट जाना जी, पड़ता है, जी, कोर्ट जी। से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाते हैं। सक्सेशन होता है उसमें जी तब हाँ। जाके। और बुदौलिया जी, केवाईसी आजकल बहुत महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है बैंक के लिए खासतौर से, और म्यूचुअल फंड में भी म्यूचुअल फंड में केवाईसी भी। हर जगह जी, लगती है। जी। आजकल ई केवाईसी का भी नाम सुनने में आ रहा है, प्रचलन में बढ़ रही है। ई केवाईसी केवाईसी सामान्य जो अपनी होती है उससे किस तरह भिन्न है और कैसे तैयार की जाती है? केवाईसी का बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा है आधार कार्ड। जी ठीक है, क्योंकि आधार जब हम बनाते हैं हमारी आँख की इमेज, हमारे उंगलियों की इमेज सब वहाँ पे आ जाती है। अब जब पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था तो जी। फिजिकल फॉर्म पे आधार की कॉपी लेके वेरीफाई करते थे। अब थंब इम्प्रेशन के द्वारा बैंकों में जाते हैं, बैंकों में एक सिस्टम है, एक छोटी सी एक मशीन रहती है जिस पे आप अपना थंब अंगूठा रखते हैं, दबाते हैं, अंगूठे का जब इम्प्रेशन आ जाता है तो आपका आधार कार्ड की पूरी डिटेल आ जाती है और ये सिद्ध हो जाता है कि यस ई केवाईसी हैज़ बीन डन, ये ई केवाईसी कर दी गई है। और ये ज़रूरी नहीं कि केवल बैंकों में या म्यूचुअल फंड में हो, मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, जिससे भी एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका केवाईसी जरूर वेरीफाई करिए आप, चाहे ई केवाईसी करिए या केवाईसी, ताकि इम्पर्सोनेशन ना हो सके, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो सके। वेरिफिकेशन, जिस तरह नॉमिनेशन की बात चल रही थी रोहन जी, वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। जी। कि हम जिस तरह से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जी। तो जो कंपनी है उसका प्रोफाइल उसकी वेरीफाई करना, चेक करना, ट्रैक रिकॉर्ड उसका वेरीफाई करना, ये आगे चल के आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही मुकाम तक पहुंचाते हैं। जी। कैसे ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए? देखिए सर, अभी जैसे कि हमने काफ़ी दिनों से चर्चा में सोचा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन डॉक्यूमेंट, तो हमारा ये भी एक हमारा एडवाइस है सरकार को कि आप सर वन नेशन वन केवाईसी कीजिए, ताकि जो भी इन्वेस्टर है उसने अगर एक समय पे एक ही केवाईसी किया है तो वो सभी जगह पे वो केवाईसी इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि आज के डेट में जो निवेशक है उसको म्यूचुअल फंड के लिए एक अलग केवाईसी बनाता होता है, उसको बैंकिंग के लिए एक अलग केवाईसी बनाना है, उसको मोबाइल का सिम कार्ड लेना है तो उसके लिए केवाईसी करना होता है, जबकि हमारा आधार कार्ड बेस्ड सभी जगह पे केवाईसी हो गई है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सर 1 साल या 2 साल में हम लोग डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में वन नेशन वन केवाईसी भी इम्प्लीमेंट होगा, जिससे काफ़ी ग्राहकों को फ़ायदा होगा, काफ़ी इन्वेस्टर्स को सुविधा होगी और रूरल बेस्ड इन्वेस्टर भी काफ़ी इसमें वही बुदौलिया जी, जैसा भी आपने कहा कि केवाईसी का डिजिटल होना एक ई केवाईसी है, तो शायद ये सब समाधान यहाँ होते दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, कंपनीज के केस में जैसे आपने बात की, हाँ जी, कंपनी के केस में कंपनी एक्ट 2013 में एक नया प्रोविज़न आया जो पहले 1956 में नहीं था कंपनी एक्ट के। CIN, कंपनीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक 21 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है और इस नंबर में किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसकी एक्टिविटी क्या है, क्या ये लिस्टेड है और उसका नंबर। और हर एक कंपनी की ये जिम्मेदारी है एज़ पर कंपनी एक्ट कि उन्हें अपने हर इनवाइस में, हर लेटर में ये CIN नंबर एंटर करना पड़ता है। तो CIN नंबर जो कंपनी के केस में, ये भी एक प्रकार से एक KYC वेरिफिकेशन है। रोहन जी, हम बात करना चाह रहे थे, आपसे जानना चाह रहे थे कि किसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना कितना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के पहले, और उसको किस तरह से चेक करना चाहिए? जी, देखिए कंपनी में कोई भी हम कंपनी में निवेश करते हैं तो उससे हम अगर कोई कंपनी का शेयर बाय करते हैं तो हम उसके पार्टनर बनते हैं, क्योंकि शेयर खरीदना है ना, हम उसके पार्टनर हो रहे हैं। अगर आप कोई कंपनी के पार्टनर बन रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वो कंपनी किस तरीके से चलती है, वो कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, वो कंपनी का आने वाले दिनों का फ्यूचर कैसा है, उसका सेल कैसा हो रहा है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट लिया गया है वो कितना काम का मैनेजमेंट है, या नए टेक्नोलॉजीज़ को वो लोग कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं और कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमने कोई भी कंपनी में निवेश करते टाइम में, क्योंकि हम उस कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं। तो मेरी एडवाइस हमेशा होती है कि 2 तरह का एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है और एक दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस होता है।
फंडामेंटल एनालिसिस में आप पूरे बैलेंस शीट चेक करते हैं कंपनी की, कि बैलेंस शीट में उनके लास्ट 3 साल के बैलेंस शीट में क्या परिवर्तन आया है। हम उसका ईबीटा चेक करते हैं, जिसमें कि अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स हम बोलते हैं। दूसरा एक चेक किया जाता है पैट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी हर साल और साल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरीके से बना रही है, ये सब मद्देनज़र रखते हुए एक और फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ROCE बोलते हैं हम लोग इसे। ROCE में ये बताया जाता है, हमको इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी ने जो पैसा कमाया है वो कंपनी ने पैसा अपने घर पे लेके गया है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वापस से इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये काफ़ी चीज़ें होती है जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके बाद में वो कंपनी में हमने चलिए, निवेश ये करना तो चाहिए। बहुत गहन अध्ययन की बात हुई और टेक्निकल बात हो जाती है। जी। एक आम निवेशक जी, इसको इस तरह से समझे कि वो जिस कंपनी का चयन कर रहा है निवेश के निवेश लिए, कर रहा है। उसका पिछले गत कई सालों में 5-7 साल में क्या रिटर्न का स्तर क्या रहा क्या है, रहा है। किस तरह के उसने रिटर्न दिया। जी जी, ये एक देखना ज़रूरी होता है। साथों साथ में आपको थोड़ा सा एनालाइज ये भी करना है कि आने वाले फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि हमारी कुछ कंपनीज थी जो पुरानी ट्रेडिशनल कंपनी है, हाँ। बट आने वाले दिनों में हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक चलन दिख रहा है, समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरीज की रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो बैटरी से संबंधित कंपनियों में भी आप आज पार्टनरशिप ले सकते हैं। तो आपको बिल्कुल, सिर्फ पीछे ही नहीं देखना है, आगे का भी देखना है। बिल्कुल सही है। समय आगे जिसकी मांग होती है और वो उसके हिसाब से आपने मार्केट निवेश में किया। आगे आता है। हाँ। बुदौलिया जी, जिस तरह से कंपनी के अलग अलग ग्रोथ रेट होती हैं, बैंकों में भी कई जगह ब्याज अलग अलग दरें, मामूली फ़र्क रहता है। वैसे तो RBI के अनुसार वो निर्धारित होती है, पर जैसे सीनियर सिटीजन के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक हैं वो कुछ विशेष सुविधाएं देते हैं। तो इस तरह से कैसे उनका चयन करें, किस बैंक में हमें जाना चाहिए? देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिपॉजिट रेट की बात करेंगे, और आपने कहा कि अलग अलग बैंक की अलग अलग होती है, ठीक है, कभी किसी बैंक की ज़्यादा है, कभी किसी बैंक की कम है, और डिफरेंस भी जो रहता है मुश्किल से 0.25, बहुत मामूली क्योंकि है। RBI रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट करती है, चाहे वो लोन का हो, चाहे वो डिपॉजिट का हो, ब्याज का हो। सही है। अब अगर आप ज़्यादा ब्याज की दर में आज इस बैंक में हैं, कल दूसरे बैंक में जाएंगे, परसों तीसरे बैंक में जाएंगे, तो आप नुकसान ही उठाएंगे। कभी भी कोई फ्रॉडस्टर आपको भाप जाएगा कि ये ब्याज के चक्कर में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा ब्याज दे के पैसा आपका निकल जाएगा। तो ये तो कभी सोचिए ही नहीं, आज कम मिल रहा है तो कल ज़्यादा भी मिलेगा। और इसके अलावा जो ट्रैक रिकॉर्ड की बात हुई थी कंपनी के परफॉर्मेंस की, मैं थोड़ा सा अब शेयर जी, ऐड जी, कर दूंगा बिल्कुल, कि EPS जो होता है, हाँ जी, अर्निंग पर शेयर, वो अर्निंग पर शेयर हमको बताएगा कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप ईयर वाइज ईयर भी देख सकते हैं उसका EPS, जो हमको कहेगा कि इसमें इन्वेस्ट करें ना करें, एक निर्णय लें। और एक सलाहकार जो कोई रहते हैं, जो वित्तीय विशेषज्ञ रहते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या करना है आगे। क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो रोहन जी, जो जिस तरह से निफ्टी 50 की कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं, जी आगे आपको क्या लगता है, क्योंकि ये साइकिल है, जी, ये चलती है, चलती है। तो इसके गति के हिसाब से हम अपने निवेश का स्तर कहाँ पर ले जाएं? देखिए सर, निवेश में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड भी होता है जिसमें आप हाँ। डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको ये पूरे निफ्टी 50 के जो शेयर्स हैं उसमें डायरेक्ट आपको एक्सपोजर होगा। प्रश्न जो था कि ये निफ्टी 50 की कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही है, इसके लिए निफ्टी 50 आगे बढ़ते जा रहा है, इंडेक्स बढ़ते जा रहा है। आज आपको सभी को मुबारकबाद दूंगा कि निफ्टी हमारा 20,000 क्रॉस करके 21,000 की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न होता है कि जो निफ्टी के अंदर में जो शेयर्स है, 50 शेयर्स है, इनके जो सर ने जैसा भी बताया कि EPS है या इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये सालाना काफ़ी अच्छा गति से आ रहा है और उनके ट्रैक रिकॉर्ड में कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अब ये जो निफ्टी 50 के जो शेयर होते हैं सर, ये समय टू समय बदलते भी जाते हैं। अगर आप 5 साल पहले देखेंगे तो आपको ITC का शेयर दिखेगा निफ्टी 50 में। आप आज अगर देखेंगे तो आपको रिलायंस के शेयर दिखेंगे, रिलायंस पावर दिखेगा या रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर दिखेगा। तो ये निफ्टी 50 के शेयर्स हमेशा चेंज होते रहते विथ रिस्पेक्ट टू देयर ओन परफॉर्मेंस। उनका खुद का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो निफ्टी 50 में आते हैं। तो अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप, मेरा सलाह है कि आप इंडेक्स फंड जो निफ्टी के होते हैं उसमें कीजिए और आपका उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। जी, निफ्टी 50 के जो शेयर्स की जो मूवमेंट है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी एक अहम भूमिका रहती है, क्योंकि जिस सेगमेंट को गवर्नमेंट फोकस करती है तो अवश्य उस सेगमेंट के जो निफ्टी 50 में आते हैं तो ग्रोथ तो उनमें होती है। बिल्कुल। बुदौलिया जी,
हमारा देश भारत गाँव में बसता है और ग्रामीण संस्कृति काफ़ी कुछ आधुनिकीकरण की ओर जा रही है। गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, लेकिन अब गांव में भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कि जहां विकास उन तक पहुंच रहा है। इसमें बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बैंकों की जो सेवाएं हैं, जो योजनाएं हैं, खासकर कृषक वर्ग के लिए, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसे उनका लाभ लिया? पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा दिल गांव में बसता है, हमारा हृदय गांव में बसता है, क्योंकि वो हमारे जो गांव के हैं वो हमारे अन्नदाता होते हैं, हमारा पेट भरते हैं वो अनाज उपजा के। अब रह जाती है बात कि गांव से लोग शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं विकास के लिए, क्योंकि गांव में रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़, जो अवसर हैं वो बहुत कम थे। धीरे धीरे बैंकों की भूमिका के दौरान बैंकों ने मिलके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत एक बहुत बड़ा एनजीओ है जो 1982 में चालू किया गया था और आज भारत के लगभग सभी ज़िलों में वो है, जिसका नाम है RSETI, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो RSETI जो है ये गांव से बच्चों को आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको ट्रेनिंग देती है 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन की, उनके हर एक ट्रेड्स की। और जो ट्रेनिंग जो होती है काम बनाने की, सीखने की, वो तो एक महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है बनाना तो सब आ गया, आपको बना के बेचना भी आ गया। अब बेचने के बाद जब पैसा हाथ में आता है, उस पैसे की रिसाइकलिंग, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग, उस पैसे को प्रॉपर संभाल के रखना, रीयूज़ करना, री इन्वेस्ट करना, ये भी सिखाया जाता है, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये भी इस ट्रेनिंग संस्था में दी जाती है और इन ट्रेनिंग संस्थाओं का जो भी खर्चा है, प्रत्येक बैंक जिसने इनको स्पॉन्सर किया है वो इसका खर्चा उठाते हैं। किसी भी बच्चे को, गांव के बच्चे को एक पैसा नहीं दिया जाता। रेसिडेंशियल कोर्सेज हैं जहां पे उनको रहने की व्यवस्था है, सुबह नाश्ते से लेके रात के खाने तक दिया जाता है और साथ साथ एक्सपर्ट्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। जी रोहन जी, शेयर वैल्यू भी कुछ लोग जानना चाहते हैं। शेयर वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है? हाँ, देखिए, शेयर वैल्यू निकालने के बहुत सारे फार्मूलाज है, अलग अलग फार्मूला से आप उसको शेयर वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है फेयर वैल्यू, हम लोग बोलते हैं कि ये इसका करंट भाव क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स जो होते हैं वो 10x 5x पे चलते हैं या 2x पे चल रहे हैं। तो आपको, जैसे सर ने भी हमको बताया कि अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर को देखते हुए भी आप एक उसका फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसका करंट वैल्यू क्या होना चाहिए। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग न्यूज़ बेस्ड भी उसकी वैल्यू जनरेट की जाती है कि ऑलरेडी उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहले ही आ गई। जनरली मार्केट जो होता है वो समय से आगे चलता है, तो वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में 5 साल के बाद में इसकी इनकम क्या होने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली उसका शेयर का प्राइस का मूवमेंट आ जाता है। तो इसके कारण से शेयर की वैल्यू हमेशा आपको अपसाइड दिखती है। बट अगर आप फेयर वैल्यू का अगर फार्मूला उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको फेयर वैल्यू के इम्प्लीमेंट करके आपको एग्जैक्ट फेयर वैल्यू प्राइस मिल सकता है। बट आपको वो शेयर वो फेयर वैल्यू पे जब आएगा तब आपको बाय करना है, ये इंडिकेशंस आपके फार्मूला से आपको मिलता है। जी, गोल किस तरह से बनाना चाहिए? क्योंकि अभी शुरू में बुदौलिया जी ने कहा कि आपकी आवश्यकता के अनुसार निवेश करना चाहिए, लेकिन उसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, आवश्यकता के अनुसार तो निवेश करना ही चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी करना चाहिए। क्योंकि शुरुआत बहुत मुश्किल नहीं है जी, उसको निरंतरता उसकी बनाए रखना, कंटिन्यूटी बनाए रखना। कई बार बीच में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम वहाँ उसका भुगतान नहीं कर पाते SIP वगैरह में या कहीं भी, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो कैसे गोल निर्धारित करें जी, और किस तरह से विज़न अपना बनाएं जी, शॉर्ट टर्म बराबर है। सर, इसमें लॉन्ग टर्म के कौन सा फायदेमंद? जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब डिज़ाइन करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं इसको हम लोग। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप एक शॉर्ट टर्म गोल हम कहते हैं और एक लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। अभी शॉर्ट टर्म गोल है ना, 5 साल से कम का आपका कोई गोल है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि आपकी जो बेटियाँ है वो अभी 16 साल की है और 21वें साल में उसको ग्रेजुएशन को पैसा लगना है, तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। आपका बेटा अभी सिर्फ 5 साल का है, उसको 21वें साल में पैसे लगने वाले, वो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। हाँ। ये 2 चीज़ हो गई है। इसके अलावा आपको घर खरीदना है, कार खरीदना है और फिर आपको रिटायर होना है, तो ये आपके गोल्स हो गए हैं। गोल आपका जैसा रिटायरमेंट है वो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है, तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको एक अलग सुविधा करके रखना है। क्या ये गोल के हिसाब से निवेश का स्वभाव भी बदल जाता है? डेफिनेटली बनता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है
किसी को समझ लीजिए 2 साल बाद ही पैसा लगना है, तो उसने शेयर मार्केट में निवेश न करते हुए फिक्स डिपॉजिट जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल ख़राब होने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास में 20 से 21 साल है जो आपको रिटायर होने के लिए, तो आप शेयर मार्केट जैसे इन जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप रिस्क लेने की अगर आपकी आपकी क्षमता क्षमता है, पर्याप्त है तो आप बिल्कुल जा कर सकते हैं। सकते हैं। बुधोलिया जी, बैंकों में भी निवेश इसीलिए किया जाता है कि वहाँ कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहती और बहुत ज़्यादा उनको मानसिक या शारीरिक उस पर सोच विचार भी नहीं करना पड़ता। धन सुरक्षित है और तरलता पूरी रहती है। जब आपको ज़रूरत है आप जाइए, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और बैंक आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट की सलाह भी दे सकते हैं, देते हैं। जिससे आप रिटर्न ज़्यादा प्राप्त कर सकें। और जैसा राजन जी ने कहा बिल्कुल सही है, निवेश करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना और ज़रूरी है जिसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो उसी प्रकार से जिससे आपको प्रॉपर आप इन्फ्लेशन को आप कॉम्बैट कर सकें, उससे लड़ाई लड़ सकें, बिल्कुल। वैल्यू परचेजिंग पावर रुपए की कम ना हो सके। तो बिल्कुल आज जिस तरह से निवेश और बैंकिंग और इस तरह से बचत की विचारधारा पर आप दोनों विशेषज्ञों ने जो विचार हमारे साथ साझा किए, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। बुधोलिया जी आपका और रोहन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी धन्यवाद। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।